Okay, good morning, everyone. Good morning. So कैसे हो? ऑल वेल? सब बढ़िया? एकदम परफेक्ट? सब अच्छे हो? कल हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग को स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूँ कल का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा कल के लेक्चर से, है ना? ये कुछ पीछे आपके मैंने जो कारनामे किए थे कल, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ सब कुछ। आई होप सो कि कल का लेक्चर पसंद आया होगा आपको, और डेफिनेटली कल आपने बाद में जब देखा होगा इस लेक्चर को तो और मजा आया होगा। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं सेशन में। ओके सो ये आपके 3 स्टेजेस थी, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की, लेयरिंग की एंड इंटीग्रेशन की, जो मैंने आपको तीनों को समझाई थी कि किस तरह से क्या क्या स्टेजेस पे क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं। आई होप कि ये क्लियर होंगे तीनों के तीनों स्टेजेस जो मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, ओके। अजय ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, मैं पहले बता दूं, मैं वैसा नहीं हूँ कि हाँ कर दूंगा करवा दूंगा। अरे यार अटक गया क्या यार? आज सुबह भी अटक रहा था यार, क्या चक्कर है यार? ये वीडियो क्यों अटक रही है मेरी? सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में भी अटक रहा था सब कुछ। वेट करो एक सेकंड यार, रुको। स्क्रीन अटक रही है, आवाज मेरी आ रही है आपके पास ना? ओके, आई थिंक अब सही हो गया होगा। एम आई विजिबल? दिख रहा हूं मैं? एक बार बताओ यार, दिख रहा हूँ? परफेक्ट हूँ? सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में भी यही हुआ था, 2 बार अटका है मेरे वीडियो आज सुबह। पता नहीं, माइट भी कोई वायर वायर का इश्यू है, वायर लूज है कुछ नहीं करते हैं आज इंतजाम इसका परमानेंट, कल से ना हो ऐसा कुछ। ठीक है चलो। हाँ मैं वो बात कर रहा हूँ, प्रिंटेबल पीडीएफ पॉसिबल नहीं है यार, है ना? होती तो मैं बिना कहे दे देता, जिस तरह से आपको दिया जा रहा है इसी तरह से मिलेगा। ओके, पीएमएलए जो है प्रिवेंशन, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है बेसिकली जितना भी हमने कल सीखा है, इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक पीएमएलए की शुरुआत की गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शुरुआत की गई थी यहाँ पर आपकी। और इसी पीएमएलए के तहत यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, बहुत सारे पेनल्टीज रखी गई हैं, ताकि यहाँ पर ये सब चीजें आपकी ना हो। बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, राइट? तो वही पढ़ते हैं आप। पीएमएलए द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस एज मेंशन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट सी ऑफ शेड्यूल ऑफ पीएमएलए, ये यहां पर आपका क्या करेगा? कुछ ऑफेंसेस कुछ किया गया है, क्या क्या है? पार्ट ए में ऐसी चीजें कही गई हैं
जो कि इंडियन पीनल कोड, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंटीक्स एंड द आर्ट ट्रेजर एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनके तहत यहां पर ये सब चीजें की जाएंगी कवर। इन एक्ट के तहत यहां पर ये सब चीजें पार्ट ए पीएमएलए में कवर की जाती हैं। पार्ट बी में वो सारे ऑफेंसेस जो पार्ट ए में है, बट वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस 1 करोड़ और मोर। अगर इन सभी में किसी में 1 करोड़ से ज्यादा के ऊपर की अमाउंट यहां पर पाई जाती है तो पार्ट बी के अंदर डिफाइन है। और पार्ट सी में ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, यानी कि दो देशों के बीच में, यानी कि दूसरे देश में जब आप यहां पर कोई पैसा भेज रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो इनसे जुड़ी हुई, तो वो सारी की सारी यहां पर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो कि ग्लोबल बाउंड्रीज से रिलेटेड है, वो पार्ट सी में डिफाइन है। तो इनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में यहां पर आपका सारे के सारे डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इन सब चीजों को रोकने के लिए कौन शामिल है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शामिल है, ईडी। ईडी जो है आपका, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ये यहां पर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर आपका ये सारा का सारा जिम्मेवारी उठाई हुई है कि किसी भी तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है वो ना हो। अभी हाल ही में आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से संबंधित बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज यहाँ पर आपकी जो है वो रोकने के लिए ये प्रयास ईडी के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही ईडी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यहाँ पर काम करता है, एंड ये डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज है उनकी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर मदद करता है। और साथ ही साथ एक और डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIUIND, जो कि डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंडर ही काम करता है। ये बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। ये एक नेशनल एजेंसी है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देना। ठीक है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। ये जो FIUIND है ना, इसके ऊपर चर्चा पहले करते हैं थोड़ी सी। आपको मैं एक और इस पेज पर भी बाद में लेकर आऊंगा, मैं आपको पहले इस पेज पर लेकर आता हूं। ठीक है, ये पेज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। CTR और STR क्या है? ये आपकी बैंकिंग से जुड़ा हुआ, बैंकिंग मतलब आपके रूटीन के ऑपरेशन से जुड़ा है, जो बैंक में करोगे आप काम। देखो, आपके मन में एक सवाल कल की क्लास से ये जरूर उठा होगा कि सर आपने ये तो कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है, एज अ बैंकर हम मदद कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या सर मेरे पास कोई पर्सन ऐसा आए जो कि मुझे लग रहा है कि यार ये गलत तरीके से कमा रहा है पैसे, ये बैंक में गलत तरीके से पैसे डाल रहा है, तो सर क्या मुझे डायरेक्टली कंप्लेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है? मैं एज अ बैंकर मैं उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकता हूँ? तो क्या मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगी? क्या मुझे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं दिन में उनके ऊपर सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या उनको अच्छे से देखना है? क्या मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं आएगी कि आपने कल को इनको नहीं पहचाना? तो उसका जवाब है नो। आपको यहां पर आपकी बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो बैंक के अकॉर्डिंग आपकी रहती है, एक तो केवाईसी नॉर्म से जुड़ी है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके मान लीजिए एज ए क्लरिकल ऑफिसर बैठे हैं, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है और वो कह रहा है ये लो 15 लाख रुपए बैंक में जमा कर दीजिए, 10 लाख जमा कर दीजिए, 5 लाख जमा कर दीजिए, या फिर ये 50 लाख की अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर दीजिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो यू डोंट हैव एनी ऑथोरिटी टू आस्क दैट पर्सन कि ये इतना पैसा कहां से आया है। एज अ बैंकर आपकी कोई भी ऑथोरिटी नहीं है, आप उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकते ये सब चीजें, आप उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकते। ये अगर आपने पूछ लिया तो व्यक्ति आपसे बोलेगा कि भाई साहब तुम कौन होते हो ये पूछने वाले, तो इसलिए ये चीज नहीं करनी है। आपका केवल और केवल मोटिव यही, आपका केवल और केवल दायित्व यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी वो पेमेंट करवाना चाहता है कैश में या ट्रांसफर में, जो भी वो करवाना चाहता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और वो वहां पर आप एक्सेप्ट करके उसे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। अब सर फिर ये जो संदिग्ध व्यक्ति है इसके बारे में आइडिया किससे चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं? तो इसके लिए हमारे बैकएंड पे एक यहाँ पर सपोर्ट रहता है। बैकएंड पे हमारे सिस्टम जनरेटेड कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। वो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स होती है जिनकी रिपोर्ट्स की डायरेक्टली जो एक्सेस होता है वो एक्सेस FIUIND के पास होता है। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास यहाँ पर इसका एक्सेस होता है उन रिपोर्ट्स का। ये FIUIND इन रिपोर्ट्स में जो जो भी यहाँ पर संदिग्ध चीजें, सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं,
या फिर जो ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं सस्पिशियस, उनकी जांच करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको फर्दर यहाँ पर जो हमारी अदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या अदर जो एजेंसीज हैं उनको अपनी ये रिपोर्ट जो है फिल्टर आउट करके वो भेजता है। अगर उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस संदिग्ध है तो वो उनको भेज देगा। उसके बाद ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोई और डिपार्टमेंट जो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यहाँ पर आउटलुक होती है कि उन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से देखना है, और ये सब चीजें यहाँ पर उनके एंड पर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाती है, ना कि बैंक के एंड पर। अब ये रिपोर्ट्स कौन-कौन से होती है? ये मेजरली 2 तरह की रिपोर्ट होती है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, दूसरा होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, ये एक सीटीआर जो होती है, ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा कैश में, ध्यान से सुनना, कैश में, नगद में, अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो, 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा कैश में डिपॉजिट करवा रहे हो, तो आपका जो एक ट्रांजैक्शन है, वो वाली ट्रांजैक्शन जो है वो इस रिपोर्ट में यहां पर दर्ज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं कोई बैंकर मैन्युअली उसको नहीं करूंगा वहां पर एंटर, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 10 लाख का मतलब सर फिर तो मैं 9,90,000 कराऊंगा, मैं 10 लाख क्यों कराऊंगा? तो जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं उनको भी यहाँ पर सस्पिशियस में रखा जाता है। मान लीजिए 5 लाख एक दिन करा दिया, 5 लाख 2 दिन बाद करा दिया, या फिर 3-3 लाख करके 10 दिन में करा दिया, तो वो भी यहाँ पर 10 लाख के उस ट्रांजेक्शन के अंदर काउंट हो सकती है। उसके बारे में क्वेरी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, लेकिन 10 लाख से ऊपर की वन शॉट में ट्रांजैक्शन, वो तो सीधा ही सीटीआर में आएगी और उसकी डायरेक्टली रिपोर्टिंग एफआईयू आईएनडी के पास हो जाएगी, और एफआईयू आईएनडी उसको बिना फिल्टर आउट किए आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या ईडी के पास भेज देगा, आईटीआर के पास, इनकम टैक्स के पास भेज देगा। और आपके को यहाँ पर किसी तरह का नोटिस आ सकता है उनकी तरफ से कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि ये ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में क्यों हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, तो दैट इज दी सीटीआर, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इसको कहा जाता है। एक दूसरी रिपोर्ट होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसटीआर। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में कुछ भी स्पेसिफिक अमाउंट वाइज मेंशन नहीं है कि इतनी इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन को हम एसटीआर में लेंगे। एसटीआर यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नंबर्स और पैरामीटर भी डिफाइन नहीं है, कितने नंबर पैरामीटर है, 50 है, 100 है, 10 है, 15 है, 5 है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बेसिकली देखी जाती है कि एक जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो ट्रांसफर एंट्री के थ्रू हो रही हो, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, चाहे कैश विड्रॉवल हो, वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो किसी तरह का सस्पिशियस तो नहीं क्रिएट करती, किसी तरह की संदिग्ध चीजें तो नहीं क्रिएट करती। संदिग्ध का मतलब क्या है? एक पर्सन जिसका पिछले 5 साल में हमारा अकाउंट है पुराना, ठीक है, 5 साल में अकाउंट है, उसके अकाउंट में हर एक मंथ 10,000 15,000 जमा होते हैं, 5-7,000 वो निकलवा लेता है। इस तरह से उसकी रूटीन चल रही है। धीरे धीरे वो बढ़कर 10 का 15 हो रहा है, 15 का 20 हो रहा है, 20 का 30 हो रहा है, 50 हो रहा है। पिछले 5 सालों में उसने 10 का 50,000 तक उसका हो गया। तो हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, उसकी अर्निंग बढ़ रही है, अर्निंग होगी, बढ़िया होगी, अचानक ठीक है, सब चल रहा है। 3-4-5 साल बाद अचानक से वो अपने अकाउंट में उसके अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए जमा नहीं, कैश में नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर आते हैं उसके खाते में। मान लीजिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर आ गए एंट्री, और वो 5 लाख रुपए तुरंत निकलवा लेता है अपने खाते से, उससे निकलवा कर किसी को भेज देता है, या फिर 5 लाख उसके खाते में आए, तुरंत उसने 5 लाख रुपए आगे कहीं ट्रांसफर कर दिए। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कुड बी अ सस्पिशियस एक्टिविटी, कि ये देखा जा सकता है सस्पिशियस एक्टिविटी है कि जिस पर्सन के अकाउंट में आज तक 50,000 से ज्यादा पैसा आया नहीं, उसके अकाउंट में अचानक से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए आया और तुरंत उसने आगे किसी अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है इस चीज में। तो इन चीजों को एनालाइज करना आवश्यक है। मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको दिया है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इस तरह की चीज को हो सकता है, क्योंकि ये एक चेन हो सकती है। लाइक दी कल मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चेन बताई थी ना, बैंक अकाउंट को यहाँ पर एक दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो दैट कुड बी अ चेन ऑफ दिस। तो इस तरह के बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हैं जो कि होती है, और वो चीज देखने को मिलती है। तो यही रिपोर्ट में ये कुछ पैरामीटर्स उन्होंने देखा, उन पैरामीटर के आधार पर एसटीआर में रिपोर्टिंग हो जाती है उन्होंने अकाउंट्स की, उनको फिल्टर आउट किया जाता है, एफआईयू आईएनडी के द्वारा एनालाइज किया जाता है, और फिल्टर आउट रिपोर्ट को यहाँ पर आगे फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आई होप कि सीटीआर और एसटीआर का फंडा समझ में आ गया होगा, और आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट यानी कि एक बैंकर की इन्वॉल्वमेंट का फंडा भी समझ में आ गया होगा कि किस लेवल पर तक आप लोग इसमें इन्वॉल्व होते हो और किस लेवल तक आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रखी जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज? एक बार पढ़ लो फटाफट से सारी की सारी चीजें। ठीक है,
इनकेस कुछ पूछना तो पूछ लो। इसमें हम लोग कुछ फंस नहीं सकते, मैंने पहले ही बता दिया, बैंकर की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट होती है, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट निकलती है। हाँ, तुमने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है, इस तरह से कर सकते हो, बस इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे एंड पर आंसर सही है। इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता कि जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर है, बिजनेस कस्टमर है, उनको कन्विंस करूंगा लोन्स, किस टाइप के लोन, उनको कहूंगा पर्सनल लोन ले लो, व्हीकल लोन ले लो वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोन तो ले ही रखे हैं मेरे। अगर वो ऑलरेडी मेरे सेविंग करंट अकाउंट होल्डर है, उनको लोन देने का प्रयास करूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने उनको और जो पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन वगैरह वो सेल करने का प्रयास करूंगा। ये आंसर सही है आपका। बाकी 2 मंथ्स पड़े हैं टारगेट को अचीव करने, 2 मंथ्स आर दी बहुत बहुत ज्यादा होता है 2 मंथ्स, उसमें तो वैसे भी टारगेट वारगेट सब अचीव हो जाते हैं, बट तुम्हारा आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ो, बताओ इसमें कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत है तो। हाँ, ओके हजलर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, डिपेंड करता है कि यार अगर आपने बहुत बढ़िया से आंसर बाकी क्वेश्चंस का दिया है तो एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं एफ आई यू आई एन डी का रोल आपको बता दिया कि एफ आई यू आई एन डी बैक एंड पे काम करता है आपके बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर। ठीक है, डायरेक्टली ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता कि डायरेक्टली ईडी वार है, ईडी को रिपोर्टिंग जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। एफ आई यू आई एन डी के पास रिपोर्ट जाती है और वो आगे यहाँ पर ट्रांसफर करता है फर्दर आपकी रिपोर्ट्स को आगे तक। ठीक है, ये चीज है आपकी। अब यहां पर वापस आते हैं पिछले। अब आई थिंक अब आप ये रोल समझ गए होंगे, ये जो लिखा था जो शायद पहले आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं था, अब ये वाला जो लाइन है ये समझ गए होंगे कि एफ आई यू आई एन डी क्या काम करता है ना। डिसेमिनेट, देखो लिखा ना, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ये करता है और किसको करता है, इसके अंडर काम करता है और डायरेक्टली करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है। और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल फिर एनफोर्समेंट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो फिल्टर आउट होते होते आगे जाती है। ठीक है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसके संबंधित यहां पर ये उसको सजा वगैरह दी जा सकती है, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इस पे मैं कुछ खास समझाने वाला है नहीं, तो आप इसको याद कर लेना अपने लेवल पर।
ये एक्ट वैक्ट अमेंड किया गया है, सारी सारी इसमें लिख रखा है कि क्या क्या उसमें उसको सजा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें आप याद कर लेना। इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं ज्यादा, जो चीजें समझाने वाली है मैं उस पर सीधा चलता हूं लेके। ठीक है, चलो बस ये पीएमएलए है। आई होप कि पूरा पूरा पीएमएलए थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन मैंने उतना ही पॉइंट डिस्कस किया है जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्पेसिफिकली, है ना। पीएमएलए अब अपने आप में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग कितना ज्यादा बड़ा होगा, बहुत वाइड, बहुत इट्स ह्यूज सर्कुलर। ठीक है, लेकिन हमने उतना ही किया जिससे आप कनेक्ट कर सको, डॉट्स कनेक्ट कर सको कि कैसे कैसे बैंक में इसका कैसे रिलेशन बनता है। अब हम पीएमएलए के अंडर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं, दैट इज द नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स। ये केवाईसी नॉर्म्स जो है, ये केवाईसी नॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डेली रूटीन में, आपकी बैंकिंग की शुरुआत करने में। अब जब बैंक में जब बैठोगे तब उस टाइम पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिखाई जाएगी, जो आपको बताई जाएगी, वो होती है केवाईसी, नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानिए, अपने कस्टमर को पहचानिए। अब कस्टमर को जानिए, कस्टमर को पहचानिए, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमारा उत्तर कल जो हमने क्लास ली थी और आज अभी तक हमने जो क्लास ली तो उसके पीछे है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम केवाईसी को यहां पर करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कैसे, क्योंकि कल मैंने आपको प्लेसमेंट इंटीग्रेशन वगैरह वो बताया था, उसमें बैंक अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर एक बैंक अकाउंट जो है वो सही तरीके से ओपन किया जाए तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोक नहीं पाएंगे। कि रोक क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि एज अ बैंकर आपको, आपकी, मैंने अभी क्या कहा, एज अ बैंकर आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है सामने वाले पर्सन से पूछना कि भाई इतने पैसे क्यों जमा करा रहा है। ठीक है, आपकी ड्यूटी में नहीं आता है। लेकिन आपकी ड्यूटी में क्या आता है कि जब उस व्यक्ति ने अकाउंट ओपन किया है तब आपने उस व्यक्ति का अकाउंट जो है वो वैलिड आईडी प्रूफ्स और बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ ओपन किया है या नहीं किया। अगर वहां पर आपने गड़बड़ की है, वहां पर आपने गलती की है, तो उसके लिए आपको यहां पर जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इन दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पर जरूर देखनी पड़ेगी कि आप कहीं ना कहीं जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो अकाउंट ओपनिंग के वक्त। अगर वो फॉलो नहीं की तो उसके बाद फिर आगे आगे जो केस है वो बिगड़ता जा सकता है। यानी कल को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुई, अब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आपके पास अथॉरिटी है नहीं उसको जांच करने की। जब वो जांच एजेंसी उसकी जांच करेंगी और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के प्रयास करेंगी तो ट्रांजेक्शन का जो पर्सन ने किया है वो पर्सन ट्रेस ही नहीं हो पाएगा। और ट्रेस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने नो योर कस्टमर सही नहीं किया, आपने केवाईसी सही नहीं किया। तो फिर वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर पेनल्टीज, आपके ऊपर जो केसेस वगैरह होते हैं, जो हमारे इंटरनल इंक्वायरी वगैरह होती हैं, उसके अंदर आपको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। और उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी सैलरी को डिडक्ट कर देना, आपकी इंक्रीमेंट रोक देना, आपके प्रमोशन को रोक देना, आपके डिमोट कर देना, आपको मान ली स्केल 2 हो स्केल 1 में डिमोट कर देना, कुछ सालों तक प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की कुछ ना कुछ सजाएं शामिल है। और बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो बैंक आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। लेकिन टर्मिनेशन आपका बैंक में तभी होता है जब बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, पानी जो है सिर के ऊपर से चला जाता है, तब बैंक में तब जाकर टर्मिनेशन बैंक करता है। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में बैंक अपने एम्प्लॉयज को इतना आसानी से टर्मिनेट करता नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा हजारों में कोई एक केस देखने को मिलता है जब बैंक अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, तो नो योर कस्टमर, इसके ऊपर बात करते हैं। कहां से शुरू करें, ठीक है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। नो योर कस्टमर आखिरकार पॉसिबल कैसे है। ठीक है, नो योर कस्टमर आपका किया जाता है अगर आप एक कोई कस्टमर आपके पास बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सन से उसके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लिए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में एक प्रूफ ऑफ फोटो जो उसकी आइडेंटिटी चेहरे को दिखाती है और दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस।
और हमारे इंडिया में ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, जिसपे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका एड्रेस दोनों मेंशन होती है। और ऐसे हमारे इंडिया में 6 ऐसे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसी एक्ट के तहत डिफाइन किए गए हैं कि ये 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, अगर आप इनमें 6 में से कोई भी ले लेते हो तो आप बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन 6 के अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो, उसके बेस पर अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, सो ये है आपके फॉर्मेलिटीज टू ओपन एन अकाउंट, पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी एंड पॉइंट ऑफ सॉरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहां पर आपका वैलिड माना जाता है। अब 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन से हैं? ये रहे 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, एक बार इसको पढ़ो। तो ये 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है, जिसमें सबसे पहला आता है पासपोर्ट, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है आधार कार्ड आप कह सकते हो, अगला है वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया, एक नरेगा का एमजी नरेगा का जॉब कार्ड होता है, ओके, और एक लेटर होता है जो कि इश्यू किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें आपका नेम एड्रेस वगैरह सब शामिल होता है। ठीक है, इन 6 के अलावा एज अ बैंकर, एज अ ऑफिशियल अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो वैलिड नहीं है। अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक में आप देते हो तो इन 6 में से ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट देकर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। बैंक में अगर आपको कहते हैं नहीं 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, गलत है, एक ही डॉक्यूमेंट आप दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें यहां पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूजन में हो कि सर पैन कार्ड तो इसमें है ही नहीं। तो पैन कार्ड इज नॉट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि पैन कार्ड में यहां पर कहीं पर भी आपका एड्रेस नहीं होता। पैन कार्ड में सिर्फ आपका फोटो होती है ना। और एक और चीज है पैन कार्ड में, अगर आप एक गर्ल हो, महिला हो, वीमेन हो, तो पैन कार्ड के ऊपर कभी भी आपके जो पति हैं उनका नाम नहीं होगा, फ्यूचर हस्बैंड। अभी तक आपके आधार कार्ड पे क्या होगा? आधार कार्ड पे जैसे आ, मेरी वाइफ है, मान ली स्मृति की बात करो, तो स्मृति सेठी डॉटर ऑफ, है ना, ये होता है शादी से पहले। शादी के बाद क्या हुआ? आधार कार्ड में बदलाव हुआ, एड्रेस वेड्रेस बदला, है ना, तो फिर क्या आ गया? स्मृति सेठी वाइफ ऑफ कपिल काटपाल, ये उसके आधार कार्ड पे आ गया। ठीक है, लेकिन पैन कार्ड में ऐसा नहीं होता। पैन कार्ड में जिंदगी भर हमेशा उनके पिताजी का ही नाम रहता है। तो वो भी एक आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर एक गलत चीज है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें सिस्टम में हमें उनके, अगर वो मैरिड है तो वहां पर उनके हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड में कहीं पर भी उनके हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं है। ये एक छोटा सा रीजन है, लेकिन उससे पहले बड़ा रीजन ये है कि उस पर एड्रेस नहीं होता। ठीक है, ओके, तो ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। आई थिंक इसमें किसी भी तरह का डाउट है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में तो पूछ लो। कोई समस्या, कोई गंभीर समस्या कि सर ये थोड़ा सा अजीब सा लग रही है चीज, मतलब ऐसे कैसे? नरेगा कार्ड सुना है? नरेगा जो नेशनल लेवल पर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट हमारा मिशन है, ठीक है, गारंटी एक्ट है, उसके तहत यहाँ पर आपका जो मजदूरी दी जाती है, 100 दिनों की गारंटेड मजदूरी दी जाती है, उसके तहत जो एक कार्ड बनता है,
ये लेटर इश्यूड बाय एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऐसी बहुत सारे राज्य हैं इंडिया में जहां पर आधार कार्ड वगैरह लोगों के पास नहीं है, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो उन लोगों को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एंट्री की जाती है उन लोगों की, और वहां से जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनको लिख कर दे देती हैं कि हाँ ये पर्सन का नाम एड्रेस ये है, तो वो लेटर हेड पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है ताकि वो बैंक में अकाउंट ओपन करा सके। ठीक है, ओके। ऐसा क्यों सर, पैन कार्ड में हस्बैंड क्यों नहीं? नहीं पसंद आता होगा पैन कार्ड वालों को, लगता होगा इनकम टैक्स वालों को नहीं भाई साहब हम नहीं चेंज करेंगे। मैंने रिकॉर्ड को नहीं करना चाहते चेंज, उनको जरूरत नहीं है। पैन कार्ड वालों को नहीं, मतलब उनको एक होता है ना कि जरूरत ही नहीं है उनको, उनको नीड ही नहीं है। उनको सिर्फ बंदे का नाम और उसके पैन नंबर से मतलब है, उनको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। अगर उनको किसी और चीज से मतलब होता तो उस पे एड्रेस वेड्रेस फोन नंबर वगैरह ना लिखते। और मोर ओवर आजकल पैन कार्ड तो वैसे भी आधार नंबर से लिंक हो ही गए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, तो सब काम बन ही चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अगर आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो यहां पर आपका काम बन जाता है। नीचे लिखा ई केवाईसी इज आल्सो डन विच इज लिंक टू द आधार कार्ड। ई केवाईसी क्या होता है? आपके फिंगर इंप्रेशन लिए जाते हैं बैंक में, जब जाते हैं एक डिवाइस होता है उस पर फिंगर इंप्रेशन रखे जाते हैं। कोई भी एक फिंगर इंप्रेशन होता है, जरूरी नहीं अंगूठा। तो यहां पर आपका फिंगर इंप्रेशन रखकर आपका जो आधार कार्ड है वो सामने डिस्प्ले हो जाता है, सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ऑनलाइन हमारे जो बैंक के सॉफ्टवेयर है वो लिंक होते हैं आधार की वेबसाइट यूआईडीए से, सामने डिस्प्ले हो जाएगा। एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बैंक को ऑफिशियल को दोगे और ओटीपी डालकर आपका आधार कार्ड सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको फिजिकली आधार कार्ड लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल आता है ना कि सर घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर लिया, यही होता है ना, घर बैठे बैठे अकाउंट कैसे ओपन हो गया, आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। तो वही होता है, डिवाइस पे आपके फिंगर इंप्रेशन लेते हैं, ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है, ओटीपी आप बैंक ऑफिशियल को देते हो, सामने स्क्रीन पर आधार कार्ड आपका आ जाता है, वो डाउनलोड कर देते हैं और आपके अकाउंट के साथ लगा देते हैं। दैट्स द ई केवाईसी। आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होगी कि इस पर्सन ने यहाँ पर मेरी प्रेजेंस में अंगूठा वगैरह फिंगर इंप्रेशन लगाया है और ये उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। तो वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ जाता है कि जो पर्सन सामने बैठा है वही पर्सन यहाँ पर आधार कार्ड पे है, उसी पर्सन के फिंगर इंप्रेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गलती की आवश्यकता नहीं है कि आधार कार्ड किसी और का, कोई और रहा है अकाउंट खुलवाने, है ना, नहीं पॉसिबल ना। सब चीजें ओके हैं, सामने जो पर्सन बैठा है उसी नाम से है, उसी फोटो वही है उसकी, सब कुछ वही है, मैच कर लेंगे ना हम। ठीक है, तो ये ई केवाईसी का होता है। आर्म फोर्सेस का आईडी कार्ड भी वैलिड है क्या? अरे बेटा मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा तो हुआ है 6 लिखे हैं, बस 6 ही हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, यहाँ पर क्रॉस ये लगाया था ना, इसके अलावा कोई भी और नहीं वैलिड है आपका। आर्म फोर्सेस का आईडी कार्ड लिया जाता होगा, मैं ये नहीं कह रहा लेते नहीं है। क्या होता है, हम बैंक में नॉर्मली जाते हैं ना जब भी, तो बैंक में जाकर बैंक वाले कहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आधार कार्ड दे देते हैं। तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि आप क्या जॉब करते हो, तो वो कहता है मैं आर्मी में हूं, मैं यहाँ पर इस जगह पे एम्प्लॉई हूं, ये हूं। तो बैंक वाले आपसे एज ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में, एज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रूप में आपका आईडी प्रूफ ले लेते हैं कि आर्म फोर्सेस का आईडी प्रूफ दे दो। अच्छा यहाँ पर डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर का आईडी प्रूफ दे दो, ये दे दो। वो एक्स्ट्रा होता है, उसके लिए यहाँ पर आरबीआई नहीं कहता लेने के लिए। और वो इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि मान लीजिए आर्म फोर्सेस के लिए कोई स्पेशल स्कीम आई है कि किसी बैंक ने आर्म फोर्सेस से टाई अप किया है ठीक है, तो वो टाई अप में उस पर्सन का अकाउंट उसी आर्म फोर्सेस की स्कीम में ओपन कराना है ना, तो उस स्कीम के लिए वो आईडी प्रूफ लगेगा। नहीं, अगर आईडी प्रूफ नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा कि आर्म फोर्सेस का बंदा है और उसका अकाउंट स्कीम में ओपन करना है? आर्म फोर्सेस वालों को कई सारी स्कीम के तहत मुफ्त में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि उनके मिनिमम बैलेंस 0 होता है वगैरह वगैरह। इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अकाउंट होते हैं, है ना, जिनके मिनिमम बैलेंस 0 होते हैं, और भी फैसिलिटीज उनको दे दी जाती है। तो जब तक वो आईडी प्रूफ नहीं दोगे तब तक हम उस स्कीम में कैसे कवर करेंगे उसको? तो वो पर्टिकुलर किस स्कीम में कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आईडी प्रूफ के रूप में लिया जाता है। लेकिन अकेले आप कहोगे आर्म फोर्सेस की आईडी या डॉक्टर की आईडी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी या एम्प्लॉयर की आईडी, उसके बेस पर अकाउंट ओपन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर बैंक खोलता है अकाउंट ओपन, तो कल को लेटर ऑन फिर आरबीआई की जब इंस्पेक्शन आती है, तो आरबीआई हम पढ़ते नहीं करंट अफेयर्स में, ये पेनल्टी लगा दी आरबीआई ने, 2 करोड़ लगा दी, 1 करोड़ लगा दी, 50 लाख की पेनल्टी लगा दी, केवाईसी नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया था। वो इसीलिए पेनल्टी लगती है
कि आप इन केवाईसी नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है बैंक, और वो फिर आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है, और फिर जांच होती है कि भाई साहब कौन सी ब्रांच में गड़बड़ हुई थी, केवाईसी नॉर्म्स पूरा नहीं किया गया, फिर उस ब्रांच में ये था। अच्छा, उस ब्रांच में उस वक्त अकाउंट ओपन कौन करता था, उस वक्त अकाउंट ओपनिंग वाले बंदे को उस दिन ड्यूटी में देखा जाएगा, ड्यूटी शीट में, कि इस दिन ये गड़बड़ हुई थी, इसने इस पर्सन ने अकाउंट ओपन किया था, लो भाई चको इसको। ठीक है, चको मतलब कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, फिर इंक्वायरी बिठाई जाएगी वगैरह वगैरह, फिर उसका कुछ ना कुछ जो भी पेनल्टी वगैरह इंपोज करनी है उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, कि बैंक के ऊपर इतनी पेनल्टी लगी है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि 50 लाख एक बंदे की, 50 लाख के जो पेनल्टी लगते हो किसी एक बंदे के कारण 50 लाख की पेनल्टी लगी, वो बहुत सारे केसेस उन्होंने पूरे इंडिया में एनालाइज किए होते हैं, तब जाके उस हिसाब से वो इतनी बड़ी अमाउंट की पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर होगी होंगी कुछ और बातें। अब यहां पर ये जो ऑफिशियली वाले डॉक्यूमेंट होते हैं, ये हम डॉक्यूमेंट अच्छा, इसमें अब आप ये भी होता है कि पैन कार्ड यहां पर ऑब्वियस है, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक कहता है कि सर पैन कार्ड दे दीजिए। अब पैन कार्ड क्यों मांगता है बैंक? पैन कार्ड इसलिए मांगता है क्योंकि यहां पर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रूल 114B, ये आपका बैंक में एप्लीकेबल है, जिसके तहत यहां पर अगर आपका बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो है 50,000 से ऊपर के होते हैं, 50,000 से ऊपर की बैंक ट्रांजेक्शन अगर आप होती है, कैश ट्रांजेक्शन आप करते हो, कैश डिपॉजिट कराते हो 50,000 से ऊपर, तो आपको बैंक में पैन कार्ड डिपॉजिट कराना अनिवार्य होता है। और अगर आप एक पैन कार्ड नहीं है आपके पास, जरूरी नहीं है पैन कार्ड सबके पास हो, और पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म 60 जो है वो आपको जमा कराना पड़ता है। कि पैन कार्ड किसका होता है? पैन कार्ड बेसिकली उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो किसी तरह का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि जिनकी इनकम होती है और इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वो उन्हीं का पैन कार्ड होता है, राइट, उन्हीं का पैन कार्ड होता है, एग्जैक्टली। तो पैन कार्ड यहाँ पर जो उनका होता है, और ऐसे व्यक्ति जिनका पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो पैन कार्ड क्यों बनवाएंगे? वो नहीं बनवाएंगे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जिनका पैन कार्ड नहीं है, तो बैंक उनके लिए एक फॉर्म 60 जो होता है वो साइन करा लेता है। फॉर्म 60 में क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूं मैं एक इनकम टैक्स पेई नहीं हूं, इसलिए मैंने पैन कार्ड नहीं ले रखा है, तो पैन कार्ड नहीं है। ये फॉर्म 60 की डिक्लेरेशन होती है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर ही एक जगह पे मेंशन होता है, उसको मैं साइन कर देता हूं, तो बैंक आपके अकाउंट में फॉर्म 60 को डाल देता है कि इस पर्सन ने फॉर्म 60 डाला है, फॉर्म 60 इसने डिक्लेयर किया है। तो उसके बेस पर यहां पर बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, फिर चाहे 50,000 से ऊपर की ही क्यों ना हो, वो की जा सकती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेकिन इस चीज को क्रॉस वेरीफाई जरूर हमारे आईटीआर डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स वाला, वो जरूर क्रॉस वेरीफाई करता है। नहीं तो ऐसे तो हर एक व्यक्ति जिसका पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड है लेकिन जानबूझ के फॉर्म 60 डाल दे ताकि उसके बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक ना हो सके पैन कार्ड के थ्रू, तो वो डाल दे, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई बैक एंड पे किया जाता है। अगर उसका पैन कार्ड बाद में निकलता है तो ऑब्वियस उसका पैन कार्ड अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पैन कार्ड की नीड जो है वो इसलिए आती है, नहीं तो अदरवाइज पैन कार्ड की नीड बैंक अकाउंट में नहीं होती है किसी भी तर्ज पर। ठीक है, ओके, तो ये मैं अभी आपको कराता हूं, ये भी कराता हूं। ठीक है, ओके 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 ओके, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। ठीक है, चलो इस पे चलते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो उसके बाद भी अच्छा, एक और चीज पॉइंट बताना रह गया। अब यहां पर बैंक में आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो चेक कर ली सामने एक व्यक्ति की, कि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ये पर्सन सामने बैठा है, इसकी चेक कर ली। अब जो एड्रेस है उसको कैसे वेरीफाई करोगे? उसको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि कस्टमर के ब्रांच में बैठे बैठे आप एड्रेस को कैसे वेरीफाई कर सकते हो? या तो आप ब्रांच, या तो कस्टमर के घर पे जाओ, एड्रेस तभी वेरीफाई हो पाएगा। लेकिन कितने कस्टमर्स का एड्रेस वेरीफाई करो? एक दिन में आपको 15-20 अकाउंट खोलने हैं, सेविंग अकाउंट, तो कैसे आप उसका कस्टमर का अकाउंट वेरीफाई करोगे? नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो इसके लिए बैंक ने खुद के अपने लेवल पर एक सुविधा दी है, जिसमें बैंक का जब भी अकाउंट ओपन होता है तो उसके बाद बैंक के द्वारा एक लेटर आपके घर भेजा जाता है, जिसमें लिखा जाता है यू आर अ प्रिविलेज कस्टमर, बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। इवन आपका एटीएम कार्ड या चेकबुक उसके थ्रू भेजी जाती है, कुछ भी चीजें, एक थैंक्स लेटर बेसिकली उसको कहते हैं, वो भेजा जाता है। अगर थैंक्स लेटर आपको रिसीव हो जाता है, थैंक्स लेटर आपको रिसीव हो गया तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, थैंक्स लेटर रिसीव हो गया, और क्या चाहिए?
रिसीव हो गया यानी कि एड्रेस सही था, तभी रिसीव हुआ थैंक्स लेटर, नहीं तो रिसीव ही ना होता, नहीं तो मिलता ही ना। तो वो यानी कि बैंक को पता लग गया थैंक्स लेटर मिल गया, इसी एड्रेस मिल गया, इसी व्यक्ति है, इसी को मिला है, तो यानी कि अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो थैंक्स लेटर वहां पर नहीं डिलीवर होता है, जैसे ही वो वहां पर लिखा होता है ना, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज सेंड इट टू ब्रांच, तो वहां पर ब्रांच में वो थैंक्स लेटर भेज दिया जाता है वापस कि इस एड्रेस पे कोई नहीं रह रहा है, और ब्रांच फिर तुरंत उस व्यक्ति का अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देती है। अकाउंट तो ओपन हो गया, ट्रांजैक्शन हो रही थी, अकाउंट फ्रीज कर देती है। तो जब अकाउंट फ्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन अपने आप ब्रांच में आएगा कि भाई साहब मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज करती है, मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो तब हम उसको पकड़ सकते हैं कि भाई साहब आपने एड्रेस गलत दिया था। ठीक है, तो टिल दैट टाइम वो अकाउंट फ्रीज रहेगा, उस अकाउंट की इंक्वायरी होगी, हम आगे उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं अपने हेड ऑफिस को, फिर FIU IND के थ्रू वो आगे आगे जाएगा, तो जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी रहेगी उसके बारे में जांच कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर प्रूफ ऑफ एड्रेस को इस तरह से वेरीफाई किया जाता है। लेकिन ये सेविंग अकाउंट की बात करें, लेकिन आजकल की डेट में करंट अकाउंट जो है, जो करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं बिजनेस के, उनके लिए स्पेसिफिकली यहां पर आपके जो ऑफिस है, जहां पर भी आपका ऑफिस है या जहां पर भी आपकी शॉप है, वहां का आपने करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो वहां पर बैंक ऑफिशियल खुद जाकर वहां पर वेरिफिकेशन करता है, वहां पर जाकर पूरे के पूरे नोटिंग करता है कि हाँ ये अकाउंट, ये दुकान है, ये जगह है, इवन फोटोज भी क्लिक करके लाता है अपने साथ और उसको अपलोड किया जाता है सिस्टम में कि हम खुद जाकर पर्सनली इस अकाउंट को वेरीफाई करके आए हैं, और ये करंट अकाउंट होल्डर की दुकान जो है यहाँ पर है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो उसने दे ही दिया है। ठीक है, करंट अकाउंट के केस में ये चीज अनिवार्य कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसको यहाँ पर कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। कस्टमर वेरिफिकेशन भी कहा जाता है कि आप कस्टमर जहां पर रहता है वहीं पर रहता, मतलब कस्टमर जहां पर उसकी शॉप है उसी जगह पर जाकर आप वेरीफाई करके आए हो उस चीज को। ठीक है, बोर्ड बोर्ड की फोटो खींच ली, उसको दुकान दुकान के अंदर वो काम कर रहा है उसकी फोटो खींच ली, और ऐसी फोटोग्राफ्स हमारे अकाउंट ओपनिंग का जो पोर्टल होता है, जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उसमें अपलोड भी की जाती है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि मैं खुद वेरीफाई करके आया हूं, मैं इसके लिए जिम्मेवारी लेता हूं। बिजनेस के लिए यानी करंट अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए नहीं। सेविंग अकाउंट में थैंक्स लेटर काम कर जाता है, लेकिन करंट अकाउंट में ये चीज करनी होती है। जब आप बैंक में जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा, तब आप जाओगे, खुद जाओगे, आप जाकर वेरिफिकेशन करोगे उनकी, है ना, तब आपको पता चलेगा हाँ कपिल सर ने ये चीज कही थी, मैं वहीं जा रहा हूँ आज। आपका ब्रांच मैनेजर कहेगा ना कि बेटा वो करंट अकाउंट को वेरीफाई करने जाना है, तो आपको आगे ब्रांच मैनेजर से पूछने की नीड नहीं पड़ेगी कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि मैंने बता दिया इसलिए किया जाता है। आपको उनसे क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बताने चाहेंगे, उनको कह देना अरे सर हमें पता है, पहले ही पता, हमें टेंशन मत लो, हमें ऑलरेडी बता दिया। या फिर उससे पहले ट्रेनिंग में अगर आपको बताया जा रहा है तब भी सबसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में आज तक मुझे ना जाने कितने मैसेज ट्रेनिंग सेंटर से मिलते हैं, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी वो मैसेजेस मुझे भेजें जब आपका सिलेक्शन हो जाए, ट्रेनिंग सेंटर में आप बैठे हो, कि सर ट्रेनिंग ले रहा था और आज ये क्वेश्चन पूछे गए, और क्लास में मैं इकलौता एक व्यक्ति था, इकलौता या कोई मेरे जैसे व्यक्ति जो आपसे पढ़ा था, उसने सबसे पहले आंसर दे दिया, तो बाकी लोग तो ऐसे बैठे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। और ये भी बहुत सारे मैसेज मुझे मिले हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। ठीक है, तो उस टेस्ट में भी यहाँ पर जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो सबसे मैक्सिमम स्कोर करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्योंकि एक चीज जो आप पहले से पढ़ कर आ रहे हैं वहां तो रिवीजन चल रही है आपकी ट्रेनिंग पे, है ना, और एक चीज जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है वहां पर जाकर, तो फर्क तो है ना। तो फिर अवार्ड किसको मिलना चाहिए, आप ही को मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन आप ही को मिलनी चाहिए ना उसकी, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और एक और चीज में काम आएगी आपका ट्रेनिंग में, कि ट्रेनिंग में हमेशा एक प्रेजेंटेशन भी करवाई जाती है कि हाँ ये जो हमने सिखाया इसको प्रेजेंट कीजिए। इवन एक स्टूडेंट ऐसा निकला जिसने मुझे भेजा था कि सर मैंने तो वहां पर मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बोला गया, मैंने तो लेटर ऑफ क्रेडिट की आपकी जो स्लाइड आपने क्लास में पढ़ाई हुई थी ना, वही की वही स्लाइड मैंने स्क्रीनशॉट ली है, वहीं की वहीं पढ़ा दी, वही की वही स्लाइड पढ़ा दी मैंने तो वहां पर, और आपने जो समझाया था वही का वही पढ़ा दिया। मैं कहा ये ठीक है यार, मेरी स्लाइड भी तुम यूज कर रहे हो अब तो। ठीक है, तो कहता वही की वही स्लाइड कॉपी की और मैंने पढ़ा दी, ये भी ठीक है। ओके, चलो ये हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस का। अच्छा, अब लेकर चलता हूं आपके आगे C1 C2 C3 C4 कैटेगरी में। देखो जब भी हम यहां पर अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद भी यहां पर सिलसिला जो है केवाईसी का यहां नहीं थमता,
क्योंकि केवाईसी यहां पर ऑब्वियस है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना घर बदल लेते हैं, लोग अपना नाम बदल लिया, नाम मतलब इन द सेंस वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ वगैरह उस तरह से बदल लिया, कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। मेजोरिटी यहाँ पर एड्रेस बदले जाते हैं काफी सालों बाद। तो बैंक को भी यहाँ पर ऑब्वियस है इसके बारे में अपडेट रहना चाहिए। तो बैंक्स ने अपने लेवल पर ऐसे कस्टमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, C1, C2, C3, C4। आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं इन चारों की चारों कैटेगरी को, एक बार फटाफट से पढ़ लो इन चारों कैटेगरीज को, कि 4 कैटेगरीज ये हैं। चलो करें कंटिन्यू। ओके, बढ़िया। ये सारे सारे कैटेगरी हैं, आई होप कि समझ गए होंगे कौन कौन कैटेगरी में किस किस में आता है, ठीक है। अब इन कैटेगरी के हिसाब से इनकी अपडेशन की जाती है। अपडेशन का मतलब है कि अगर आप बहुत ही हाई रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कौन सा कस्टमर, ये हाई रिस्क C3 C4 वाले, अगर इस कैटेगरी में आते हैं, पीईपी का मतलब यहां पर आता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे, ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, पॉलिटिशियंस हैं ये वाले आपके। कहाँ दिमाग है, कोई तो पूछ लेता है भाई सर सर पीईपी क्या चीज है। पीवी पॉलिटिशियंस है, ठीक है। तो ये आपके पॉलिटिशियंस हैं जो आपके, ये यहां पर आपके वंस इन एवरी 8 ईयर फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर एंड वंस इन एवरी 10 ईयर्स फॉर द लो रिस्क कस्टमर। ये आपका अपडेशन करना होता है, यानी इनकी केवाईसी को दोबारा लेना होता है। आपके पास भी फोन आता होगा ब्रांच से, बैंक से, सर केवाईसी अपडेट करनी है, प्लीज ब्रांच में आके दोबारा से अपना आधार कार्ड डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। तो ये वही है चीज, बस इतना ही आपको पेरियोडिक अपडेशन में किया जाता है, करवाया जाता है। गॉट इट। चलो, पेन वाला मैंने बता दिया, ठीक है। इससे पिछली कोई स्लाइड रह तो नहीं की बताने वाली, आई थिंक मैंने सारी कवर कर ली है ना। ठीक है, ये भी हो गया, ये तो हो ही गया था हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट पे। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, देखो बैंक में आपने बहुत बार ऐसा हो सकता है, ओके। सो यहां पर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या फंडा है, थ्रेशोल्ड लिमिट का ये फंडा है कि बैंक में, सॉरी, जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपसे ये पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि
आपकी इनकम कितनी है, ये पूछा जाता था, इनकम कितनी है आपकी, ऑब्वियस है। तो यहां पर जो हमारे पिताजी टाइप के लोग होते हैं, है ना, पिताजी होते हैं, दादाजी टाइप के लोग होते हैं, एक थोड़ी सी एक मेंटेलिटी ऐसी है कि यार अपनी इनकम किसी को क्यों बताए, है ना। और पिताजी टाइप ही कहूंगा, मैं अपनी बात ही करूं, मेरे से तुम पूछोगे सर आपकी इनकम कितनी है, मैं बताऊंगा क्या, नहीं बताऊंगा मैं। सही बात है ना, मतलब मैं क्यों बताना पसंद करूंगा, नहीं बताऊंगा, कोई भी नहीं बताता अपनी इनकम को। और फिर जब बैंक वाले पूछते हैं आपकी इनकम कितनी है, तो हम वही, अच्छा, बैंक में क्या होता है, बैंक में ब्रैकेट्स होते हैं, मतलब होते हैं कि बिलो 2 लाख है, 2 से 5 लाख है, 5 से 10 लाख है, 10 से 15 लाख है, अब 15 लाख है, ऐसे करके वो ऑप्शन होते हैं। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, 2 से 5 लाख, अच्छा 2 से 5 लाख कर दो क्लिक, कोई बात नहीं, वो क्लिक कर देते हैं 2 से 5 लाख का। अब बैंक वाले ने आपसे इनकम क्यों पूछी, बैंक वाले ने आपसे इनकम इसलिए पूछी है क्योंकि उसको यहां पर आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट डिसाइड करनी है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जो कि आपके इक्विवेलेंट होती है आपके एक्सपेक्टेड क्रेडिट अमाउंट से, एक्सपेक्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। एक्सपेक्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कि इतना पैसा आपका 1 साल के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आने की संभावना है। थ्रेशोल्ड लिमिट इज इक्वलेंट टू दैट अमाउंट कि जितना पैसा आपके अकाउंट में आने की संभावना है अगले 1 साल के अंदर अंदर, वो होती है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, दैट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर आपके अकाउंट में आने की संभावना कितनी होगी, जितनी आपकी सैलरी होगी, जितनी आपकी इनकम होगी, उतना ही तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, उससे ज्यादा कैसे आ जाएगा। तो आपने बता दिया मेरी जो है इनकम 5 लाख तक है, तो उन्होंने थ्रेशोल्ड 5 लाख डाल दी। अब लेकिन एक्चुअल में आपकी इनकम ज्यादा है, एक्चुअल में आपकी इनकम 10 लाख है। तो जब आपका 5 लाख रुपए आ गया आपके खाते में, तो वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव हो चुकी है। और थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड आपके अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट ही नहीं हो सकता, पैसा जमा ही नहीं हो सकता आपके अकाउंट में। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, आपके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हो सकता। तो फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा, फिर से अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज कराना पड़ेगा। और जब आप इंक्रीज कराने जाओगे तो बैंक आपसे इस बार इनकम प्रूफ भी मांगेगा, क्योंकि बैंक के ऑफिशियल्स को ये हिदायत दी गई है, हमारी सर्कुलर्स, हमारी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि अगर जब भी आप बैंक में थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज करवाते हैं, एक तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे कराया अकाउंटिंग ओपनिंग में, तभी आपको नहीं चाहिए इनकम प्रूफ, लेकिन जब आप इंक्रीज करा रहे हैं तो क्यों इंक्रीज करा रहे हैं, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको बैंक में तब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आपको जमा करानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि वाकई में मेरी इनकम इतनी है। तो इट्स बेटर कि पहले ही सही बता दो, गलत क्यों बताओ। पहले तो इनकम प्रूफ भी नहीं मांग रहे, बाद में इनकम प्रूफ भी डॉक्यूमेंट के रूप में लगाएंगे, है ना। तो तब जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग बैंक आपका ऑफिशियल जो है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को डिसाइड कर देंगे। तो ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट का फंडा। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो 1 साल के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो भी इनकम पूछी जा रही है वो सही तरीके से बताएं, ताकि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट सही डिसाइड हो सके और थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से आपके अकाउंट में जो पैसा जमा होना है वो होना बंद ना हो जाए। ठीक है, ओके, चलिए, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, पॉइंट कि थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या कंसेप्ट है। एक बार पढ़ लो फटाफट से ये वाली चीज जो पीछे लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ लो। ये थ्रेशोल्ड लिमिट सिर्फ और सिर्फ एनुअल क्रेडिट की है, यानी कि जो पैसा जमा किया जाता है सिर्फ उससे संबंधित है। ठीक है, इनकम कम है तो क्या होगा बेटा, इनकम कम है तो उतनी ही थ्रेशोल्ड लिमिट डलेगी ना, फिर जितनी इनकम है उतनी थ्रेशोल्ड लिमिट डलेगी।
मान लीजिए इनकम आपकी साल की 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट डलेगी। यानी कि आपके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा कैसे आएगा पैसा, मुझे बताओ। अगर आपकी इनकम साल की 2 लाख सैलरी आनी, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए ही मैक्सिमम आपके अकाउंट में आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं। अगर आ रहा है तो फिर डिक्लेयर करो, फिर इनकम टैक्स वालों को बताओ ना कहां से आ रहा है। वो गलत है ना फिर पैसा। एक तरफ आप इनकम ले रहे हो, 2 लाख रुपए की आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन आप कह रहे हो मेरे थ्रेशोल्ड लिमिट 4 लाख डाल दो, कैसे डलेगी? यानी कि 2 लाख रुपए और आपके आने हैं, वो बताओ, डिक्लेयर करो कहां से आ रहे हैं। इसी चीज को तो लिंकेज कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट को लिंक किया गया ना यहाँ पर हमारे बैक एंड की रिपोर्ट्स के साथ। जब थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी ब्रीच होती है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में एंट्री क्रिएट हो जाएगी, जो एसटीआर हमने पढ़ा था। एसटीआर में ट्रांजेक्शन उसके अंदर आ जाएगी कि इस पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच हो चुकी है, या फिर इसने थ्रेशोल्ड लिमिट बदलवाई है, चेंज करवाई है, तो फिर जाएगी रिपोर्ट और वो चीज उसको वेरीफाई करेंगे कि इस पर्सन ने थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों इंक्रीज कराई है, क्या कारण रहा, क्या आईटीआर में इतना इसने जमा करवाया है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न जो दिखाता है उसमें इसने इनकम इतनी दिखाई है, थ्रेशोल्ड लिमिट इसने कैसे इंक्रीज करवा दी। तो वो सब चीजें यहाँ पर बैकएंड पे वेरीफाई होती है। ठीक है, चलो, आई होप कि पढ़ लिया होगा और समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेंटर केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री, CKYCR। CKYCR यहाँ पर सरसई नाम की एक वेबसाइट है, इसके से संबंधित है। यहाँ पर आपका सरसई का एक और फंक्शन होता है, ये फंक्शन में मैंने उस दिन मैराथन में भी डिस्कस किया था, कि आगे आने वाली क्लास में कभी डिस्कस करूंगा जरूर। तो सरसई का यहाँ पर फंक्शन है बेसिकली CKYCR का। CKYCR एक सेंट्रल लेवल पर केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर है, यानी कि मान लीजिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं, वहां अकाउंट ओपन कराते हैं, या फिर आपने बैंक में अकाउंट है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो आपको क्या होता है कि आईडी प्रूफ जो है बैंक में दे दिया, फिर आईडी प्रूफ वो लोग डीमैट वाले मांग रहे हैं, फिर आईडी प्रूफ म्यूचुअल फंड वाले मांग रहे हैं, दूसरे बैंक में वहां मांग रहे हैं, तो तीसरे बैंक में लोन लेने के वहां पर मांग रहे हैं। तो आपके आईडी प्रूफ आपको हर एक जगह पे देने पड़ते हैं। लेकिन अभी एक सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जिसको CKYCR कहते हैं, कि मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक CKYCR आपका कर देगा, तो सेंट्रल लेवल पर आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा जिसपे आपके सारे आईडी प्रूफ यहाँ पर डले होंगे। और अगर किसी और पर्सन के पास जाते हो, आप किसी और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो, कुछ भी आप काम कराने फाइनेंशियल से जुड़ा होगा, म्यूचुअल फंड, डीमैट या लोन लेने, तो वो आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो CKYCR से उठा लेगा। वो CKYCR से आपकी आइडेंटिटी प्रूफ उठा लेगा, सारा का सारा वहां से आपका अपडेट हो जाएगा। CKYCR आपका एक यूनिक नंबर रहेगा जो केवल आप ही को दिया जाएगा, जिसमें आपके जो भी ये आईडी प्रूफ्स हैं वो आपके अवेलेबल रहेंगे, जो बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ओके। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक शैल इनवेरिएबली अपलोड द केवाईसी डाटा, ये केवाईसी डाटा वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। इसकी ये डेडलाइन वगैरह दे रखी है, जो कि काफी पुरानी हो चुकी है। अब अपडेट उसके बाद डेडलाइंस और भी होती रह रही है। तो मेन बात है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री क्या होता है, वो मैंने अभी आपको समझाया। क्या पूछ रहे, थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा बोल दिया और इनकम कम है, तो ज्यादा कैसे बोलोगे? मतलब कि अच्छा, आपने बोल दिया इनकम मेरी 2 से 5 लाख है ना, लेकिन आपकी इनकम 2 लाख से कम है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक का काम है, आपने जो डिक्लेरेशन दिया, आपने जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल किया है, उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे आप ही ने टिक किया है, आप ही ने साइन किया ना, तो हम तो सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे दो, आपकी जिम्मेवारी, अगर सही दोगे तो आपकी जिम्मेवारी है ना। और इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन का क्या ही, उसमें कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। इनकम आपकी कम है, आपने ज्यादा दे दी थ्रेशोल्ड लिमिट, वो आपको देखना है ना, आपकी आउटलुक है उसको, है ना। आप इनकम टैक्स रिटर्न में 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, है ना, और आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो फिर कहीं ना कहीं आईटीआर वाले, आपका आधार कार्ड लिंक है आपके पैन कार्ड से, कहीं ना कहीं लिंकेज बिठाकर आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो छोटी मोटी चीजों में पूछताछ होती है, 2, 3, 4 लाख वाले लोगों से यार, बड़े लोगों के साथ पूछताछ होती है, तो इतनी जो टेंशन वाली बात नहीं होती। चलो आगे चलते हैं फटका के ऊपर। फटका क्या है? फटका फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। फटका बेसिकली यूएस सिटीजन्स के लिए है। जो भी यूएस का सिटीजन्स है, जो भी रेजिडेंट है वहां के, वो अगर किसी और देश में अकाउंट ओपन कराते हैं, किसी और देश में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उनके लिए बहुत एक जरूरी फटका है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे देश में अकाउंट ओपन करा देते हैं, किस लिए? टैक्स को बचाने के लिए। तो जितने भी अकाउंट इंडिया में ओपन होते हैं, जितने भी अकाउंट, चाहे वो आपका अकाउंट हो, मेरा अकाउंट हो, या फॉरेन नेशनल का अकाउंट हो, उसके अंदर एक ऑप्शन, उसके अंदर एक फटका फॉर्म साइन करना होता है, जिसमें सबसे पहले यही मेंशन होता है, आर यू अ यूएसए सिटीजन। अगर आप यूएसए सिटीजन हैं, टिक करते हैं,
तो फिर नीचे बहुत सारे कॉलम होते हैं, उनको फिल करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर टिक कर देते हैं आई एम नॉट ए यूएसए सिटीजन, तो नीचे वाले सारे कॉलम नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये यूएसए के साथ बहुत सारी कंट्रीज का टाई अप है, जिसके तहत यहाँ पर यूएसए कहता है कि अपने जितने भी सिटीजन हैं उनसे इस तरह के डिक्लेरेशन आप लीजिए जो भी आपके पास अकाउंट ओपन कराने आते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो टैक्स कंप्लायंस है उसको पूरा किया जा सके। तो दिस इज द फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, राइट? ठीक है, चलो। तो यहां तक आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी तक किसी तरह को कोई डाउट, किसी तरह कोई शंका है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज ये वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा, कल फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेरा एज फार केवाईसी नॉर्म्स, आइडेंटिफिकेशन, पीएमएलए, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो चीज है मैं आपको खुद पढ़ने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा और 5-7 मिनट ही आपको, बस 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने किया था जितने भी सेविंग अकाउंट है उनके बारे में बस चर्चा, ठीक है? ये जो चर्चाएं थी करंट अकाउंट पे एप्लीकेबल थी, उनमें से काफी चीजें, लेकिन करंट अकाउंट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बताए थे कि करंट अकाउंट अगर आप ओपन करा रहे हो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। सेविंग अकाउंट के तो ओवीडीज हमने बता दिए, करंट अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करा रहे हो, किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या आपकी यहां पर पार्टनरशिप फर्म है, क्या आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या लिमिटेड लाइबिलिटी है, या लिमिटेड कंपनी है, क्या चीज है आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चैरिटेबल है, ट्रांसजेंडर पर्सन हो, क्या चीजें आपकी हैं। तो जो जो आपका पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ता है। तो वो सारे के सारे आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर आपके सामने मेंशन है। इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, इसको आप पढ़ोगे तो आप खुद ब खुद चीजों को समझ जाओगे, क्योंकि चीजें वही लिखी हुई हैं, आपकी पैन कार्ड वगैरह, पार्टनरशिप डीड वगैरह, वही सब चीजें लिखी हुई हैं, नथिंग कुछ ज्यादा अलग सा हटकर नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ उसमें डाउट होता है, मैं पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, कोई डाउट होता है जब आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में पहले पूछ लूंगा, कोई डाउट है तो मैं पहले क्लियर कर दूंगा, नहीं डाउट हुआ तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है, तो मेरी तरफ से केवाईसी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा पूरा। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा केवाईसी या फिर इनसे संबंधित जो भी चीजें थी, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। तो यही चीज है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास आप लोग कर सकते हो एक अच्छे से केवाईसी करके, एक अकाउंट ओपन को बहुत बढ़िया से करके। ठीक है, ओके है, बढ़िया से समझ में आ गया, क्लियर है, डन है। चलो, सीएसटी सर्टिफिकेट, सीएसटी सर्टिफिकेट खैर अब एप्लीकेबल नहीं हुआ, जीएसटी सर्टिफिकेट आप कर लेना। जहां सीएसटी और वैट लिखे ना, वैट अभी तक एप्लीकेबल है कई जगह पे, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते हैं सीएसटी को वैसे, ठीक है? पहले सीएसटी लगता था, अब जीएसटी हो गया ना उसकी जगह पे, तो वही है सीएसटी वैट सर्टिफिकेट का मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट, ठीक है? ये जीएसटी है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेरी हो तो कल क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? कल हम मिलेंगे। कल शायद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, लोन्स एडवांसेस रहने वाला है ना। डिपॉजिट साइड मैंने सारी समझा दी आपको, डिपॉजिट साइड कंप्लीट हो चुकी है, टाइम डिपॉजिट वगैरह वगैरह जो भी थे आपके, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, केवाईसी नॉर्म्स, पीएमएलए, ये सब कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड,
ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोन्स एडवांसेस के ऊपर बात, कल करेंगे लोन्स एडवांसेस के ऊपर चर्चा। थैंक यू।